आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ अराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने उसके SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स को भी स्टडी किया था। आज हमें करना है अराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स मतलब जो एलिफेटिक जो हमारी हैलाइड्स की चेन होती है उनको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। लेकिन अराइल हैलाइड्स में क्या होता है, जब क्या होता है जो हैलोजन एटम क्या होता है डायरेक्टली अटैच होता है किसी भी एरोमेटिक रिंग से, तो उस केस में हम उसको क्या बोल देते हैं अराइल हैलाइड। जैसे यहाँ देखो हेलोजन डायरेक्टली अटैच है तो यह है क्लोरोबेंजीन, यहाँ भी हेलोजन डायरेक्टली अटैच है, ये भी क्या है आपका अराइल हैलाइड है। और यहाँ पर भी ये हेलोजन डायरेक्टली अटैच है आपका बेंजीन रिंग से, ये भी क्या है अराइल हैलाइड है, ठीक है। कुछ केसेस में आपको क्या है जो एक चीज़ जहाँ यहाँ नोट करने वाली है वो है, कुछ आपको ऐसे कंपाउंड देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो हमारा हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है बल्कि किससे बेंजीन रिंग से, बल्कि क्या है साइड चेन का क्या है पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम अराइल हैलाइड्स के अंदर हमारे ये जो साइड चेन हमारे जो हैलाइड्स हैं वो उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेमिंग तो आप इनकी कर लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन की। मेथड ऑफ फॉर्मेशन करते हैं पहला न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, मतलब डायरेक्ट आप क्या करवाइए, कोई भी आप अपना जो है बेंजीन रिंग ले लीजिए और डायरेक्ट उसके ऊपर हेलोजन ऐड करवा दीजिए, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। अब न्यूक्लियर हेलोजिनेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन लेते हैं। वो आयरन क्या करता है, पहले किसी भी हेलोजन के साथ जो भी आप लेकर चल रहे हैं उसके साथ रिएक्ट करके कुछ अमाउंट में क्या बना लेता है, FeCl3 बना लेता है। तो जब अब ये रिएक्शन होगी बेंजीन की क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाती है, लेकिन अगर आप एक्सेस में क्लोरीन डाल देते हैं तो आपको एक्सेस में क्लोरीन डालने की वजह से आपको क्या है, दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक जिसमें क्या है एक और एक्स्ट्रा क्लोरीन यहाँ पर ऑर्थो पर आकर अटैच हो जाता है और एक यहाँ पैरा पर, तो आपको यहाँ ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलने के भी क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। सिमिलरली टोलिन के साथ जब आप ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं और ब्रोमीन आप एक्सेस में ले लेते हैं तब क्या लिखते हैं कि आपको क्या मिलता है, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है और आपको क्या मिलता है, एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, जनरली ऑर्थो हो पैरा ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो या तो ये ऑर्थो पर प्रोडक्ट बनाएगा या फिर ये पैरा पर प्रोडक्ट बनाता है। लिमिटेशन क्या है इसकी, इस मेथड की, जनरली ये क्या है, इसमें हमें जो मिलते हैं जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिक्सचर मिलता है ऑर्थो और पैरा का, जिसको सेपरेट करना क्या है थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, ये है, ठीक है। तो आप बस इसके अंदर ये एक लिमिटेशन ही क्या करिए, याद रखिए। नेक्स्ट है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, अराइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं और इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंडरमेयर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। तो आप डाइजोनियम, आज देखिए अगर आप क्या लेकर चल रहे हैं, कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लेकर चल रहे हैं तब तो ये रिएक्शन होगी सेंडरमेयर। लेकिन अगर आप कॉपर पाउडर लेकर चल रहे हैं तो वो रिएक्शन हो जाएगी गेटरमैन। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, कि अगर आप क्या लेकर चल रहे हैं, कॉपर क्लोराइड या फिर कॉपर ब्रोमाइड लेकर चल रहे हैं HCl की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडरमेयर रिएक्शन। या अब यहाँ से डाइजोनियम साल्ट निकल जाएगा, ये N2 निकल गया और डायरेक्ट क्लोरीन जाकर यहाँ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यहाँ पर भी डायरेक्ट ये ब्रोमीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और N2 और CuCl यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो उस केस में इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन और इसमें भी काम वही होगा, ब्रोमीन जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सेम यही रिएक्शन आप आइडो कंपाउंड्स के केसेस में भी करवा सकते हैं। तो आइडो कंपाउंड में क्या लेकर चलेंगे, HBKI लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्या है HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तो सेंडरमेयर, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में करवाएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन तो आपकी क्या हो जाएगी, वो गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, डाइजोनियम साल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो डाइजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए तो एक तो हम लेते हैं प्राइमरी अमीन और प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी मिनरल एसिड। आप HCl लेकर चल सकते हैं, H2SO4 भी लेकर चल सकते हैं, तो आपके पास किसकी प्रिपरेशन हो जाती है, आपकी जो है डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन हो जाती है। एक आती है हमारे पास बाल्ज शीमन रिएक्शन। तो बाल्ज शीमन रिएक्शन से भी क्या होता है, फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर होता है। कैसे, क्या होता है इसके अंदर, जब आप अमीन का क्या करवाते हैं, डाईएजोटाइजेशन, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन है सॉरी, तो H2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर BF4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये BF4 आया, या फिर आप ऐसे भी इसको कंसीडर करके चल सकते हैं कि पहले आप NH2 से क्या बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद उसके अंदर डालेंगे HBF4। तो जैसे ही आप HBF4 डालेंगे, ये क्लोरीन रिप्लेस
हो जाएगा किससे, BF4 नेगेटिव से। और अब जब आप इसको हीट करेंगे तो ये जनरली अनस्टेबल होता है, ये जो सोल्ट होता है तो किस में ब्रेक हो जाता है, आपका फ्लोरोबेंजीन आपको दे देता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 क्या था, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट था। हमने पढ़ा कौन कौन सी रिएक्शन, सेंडरमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज आपने क्या पढ़ी है, बाल्द-शीमन रिएक्शन। ठीक है, तीनों ही यूज़ होती हैं एरीन्स को प्रिपेयर, अराइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद ये रिएक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है थर्ड। उसके बाद डायरेक्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये भी अल्काइल हैलाइड्स की तरह क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द अल्काइल हैलाइड, इनका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लेकिन जब हम इनको अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर हम इनको क्या करवा सकते हैं, इनका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन है NaOH, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर करवा रहे हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये OH इस क्लोरीन को क्या कर जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा और फिनोल। सिमिलरली अमाइनो, अगर आप क्या करवाते हैं, इसका अमाइनो का इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्साइड रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आपने दे रखा है, तब ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा NH2 से। आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एनिलीन या फिर प्राइमरी अमीन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक सिमिलर रिएक्शन आप कर सकते हैं कैसे, अगर आप क्या करवा दें, इसका कि NH2 का लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें, मतलब आपके पास जो सॉल्वेंट है वो आपके पास लिक्विड अमोनिया है, तब भी क्या है, ये ब्रोमीन जो रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। सिमिलरली साइनो ग्रुप की आप करवा सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रोमीन हट के क्या आ जाएगा, साइनो ग्रुप आ जाएगा। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं क्या कर दूँ, मान लीजिए मेरे पास बेंजीन रिंग है, मैं यहाँ पर एक तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ और एक बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूँ, तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बेंजीन रिंग की, मतलब इस अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए कैसे, ये बेंजीन रिंग थी, ये क्लोरीन था, यहाँ पर मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया लाइक NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो देखेगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज, वो देखेगा यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, इन कार्बन्स के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, तो ये क्या कर जाएगा, इजीली अटैक कर जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। यही अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूँ, लाइक CH3 लगा दूँ, ठीक है, तो CH3 लगाने से क्या होगा, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगी, इलेक्ट्रॉन रिच कर देगी आपकी रिंग को, जिससे क्या है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरफ क्या हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर पहले ही इतना नेगेटिव आ जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल उनके ऊपर अटैक करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जनरली क्या है आपका, एक और चीज़, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये जनरली या तो ऑर्थो पोजीशन पे एक्टिवेट होते हैं या फिर पैरा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर ये क्या है, अपना ये इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके जो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर होंगे। जैसे यहाँ देखिए NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर देखिए आपने नॉर्मल टेम्परेचर दिया तब भी क्या हो गया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्लोरीन की जगह क्या आ गया, OH आ गया। सिमिलरली यहाँ देखिए 2 है विड्रॉइंग ग्रुप, अब ये तो और भी ज़्यादा रिंग एक्टिवेट होगी, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया। देखिए ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा था, ये रिएक्शन और भी लो टेम्परेचर पर हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, जिससे ये रिंग की एक्टिविटी, मतलब रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और यहाँ पर इजीली अब OH लग जाएगा। लेकिन अगर आप यही 3 NO2 लगा दिए अब आपने यहाँ पर, अब ये रिएक्शन देखिए ये वार्म वाटर में ही हो गई। क्यों, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे, रिंग को इसने एक्टिवेट कर दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जिससे क्लोरीन इजीली क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा OH से। इसलिए ये रिएक्शन वार्म वाटर में भी क्या है, हो सकती है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अब बेंजीन रिंग के साथ जनरली जो हमारे अराइल हैलाइड है, बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है क्लोरीन।
अब क्लोरीन का इफेक्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा तो बेंजीन रिंग हमारी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी भाई, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल हो जाएगी, और ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है, अटैक। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है इस बेंजीन रिंग का, उसको रिप्लेस करके कौन आ सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ सकता है, जिससे ये रिंग क्या है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्या कर सकती है, शो कर सकती है। तो ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। आप क्या है हेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो एक ऑर्थो और एक पैरा, और हमेशा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा पे डायरेक्ट नहीं होता है, इसका रेजोनेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से मेटा के ऊपर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। तो हमेशा या तो ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट का आपको क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। सिमिलरली HNO3 नाइट्रेशन ऑर्थो पैरा, सल्फोनेशन SO3H, ये है आपका सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद RX AlCH3 करवा रहे हैं तो यहाँ R और ये S, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पीछे अभी किया भी था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ये जनरली रिएक्शन होती है हमारी क्या, आई थिंक मैं भी इसका असाइलेशन रिएक्शन होती है, ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, या राइट, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है ये हमारी, क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, जिसमें जो भी अराइल हैलाइड का R है, अल्काइल हैलाइड का R है, वो आकर जुड़ गया। देखिए यहाँ रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, एक तो अराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड। जब अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं। उसके बाद अदर रिएक्शंस भी आप करवा सकते हैं। तो अदर रिएक्शन में आप करिए वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन भी क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, एक अराइल हैलाइड और एक आपका अल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन करवाते हैं सोडियम की प्रेजेंस में, तो ये NaBr यहाँ से निकल जाएगा और आपके पास क्या है, टोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड ना लेके क्लोरीन लेते हैं, अल्काइल हैलाइड ना लेके क्लोरीन लेते हैं। जब आप एब्सेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में करते हैं तो उसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं फिटिक। तो इसके अंदर हम क्या होगा, डायरेक्टली NaCl निकल जाएगा और दो बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप दो अराइल हैलाइड लेकर चले थे, यहाँ पर एक अराइल और एक अल्काइल, तो जब आप एक अराइल एक अल्काइल लेकर चलेंगे तो वो वुड्स फिटिक है। फिटिक में क्या हो जाएगा, दो आपके अराइल हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है अल्मन बाइनरी बाई अराइल सिंथेसिस। बाई अराइल मतलब दो अराइल को आपस में जोड़ना, मतलब दो अराइल ग्रुप हैं हमारे पास, आप उसको कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ से ये CuI निकल जाएगा और डाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिडक्शन भी आप करवा सकते हैं, जब आप रिडक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और आपके पास बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली ऑर्थोक्लोरोटिरीन के ऊपर जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास 1,2 क्लोरो बेंजोइक एसिड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अब कंपेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट आता है, अगर आपसे कोई पूछे कि अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है एंड वी हैव दिस वन अराइल हैलाइड जो कंटेन कर रहा है लोन पेयर। तो आपको पता है जब हम अराइल हैलाइड्स की बात, अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल नहीं होता, जिससे क्या है ये हैलोजन ग्रुप यहाँ से ये इजीली निकल सकता है, जिसकी वजह से ये क्या है हाई जो है रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये अभी हमने बात की थी कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम हैलोजन लगा देते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो हैलोजन है वो कंटेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या है इसके वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाते हैं, जिसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ गया डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव इधर, ये नेगेटिव इधर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, अब नेगेटिव आ गया यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है और यहाँ पॉजिटिव है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव इधर, ये बॉन्ड इधर, तो यहाँ पर आ गया आपका क्या, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया आपका ये डबल बॉन्ड। तो ऐसे करके क्या है यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके क्या हो गए हैं, ये पॉसिबल हो गए हैं। प्लस आप यहाँ क्या देख रहे हैं, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बीच में क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो क्या है, पार्शियली स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर होने की वजह से यहाँ से हेलोजन का निकलना क्या हो जाएगा, बिट डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है ये लेस रिएक्टिव होते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाईली शो करते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। आप इसका अल्टरनेटिव भी पढ़ के देख सकते हैं भाई। अल्टरनेटिव में sp2 और sp3 के बेसिस पर बताया हुआ है, और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है अल्काइल हैलाइड्स में भी बताया था, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच में। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए
अब हम बात करें साइड चेन हैलोजन, जिसमें जो हैलोजन है वो साइड चेन का पार्ट होता है, जैसे CH2Cl। तो उस केस में भी क्या करते हैं, ये कुछ जो है न्यूक्लियोफिलिक जो है रिएक्शन शो करते हैं। जैसे यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, OH आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी देखिए बेंजल क्लोराइड था, अब हमारे पास CHCl2 था, एक KOH के साथ करवाया, क्या आ गया यहाँ पर, दोनों Cl2 की जगह OH2 आ गया, और यहाँ से अब वाटर का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजाइल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। सिमिलरली आप क्या कहिए, बेंजो ट्राइक्लोराइड की आप रिएक्शन करवाइए, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर KOH के साथ ये 3 OH, यहाँ से भी वाटर, और आपके पास बेंजोइक एसिड। इसका मतलब जब आप डाइक्लोराइड की मोनोक्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है, डाइक्लोराइड की करवाते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड बनता है, और ट्राइक्लोराइड की करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। सिमिलरली आप अमोनिया की भी करवा सकते हैं, क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, NH2, और बन जाएगा आपके पास बेंजाइल अमीन। सेम वुड फ्रिटिक रिएक्शन भी करवा सकते हैं, अब जैसे अभी हमने पीछे की थी, बस यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, बेंजाइल क्लोराइड ले लेंगे, और आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड और बेंजीन के बीच में रिएक्शन होगी, यहाँ से ये H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, और ये दोनों रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। रिडक्शन जब आप करवाएंगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, और टोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो साइड चेन हैलोजन कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो थी न्यूक्लियोफिलिक के एग्जांपल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए क्लोरीन की प्रेजेंस में करवाया तो ऑर्थो पे क्लोरीन, पैरा पे क्लोरीन, HNO3 पे ऑर्थो पैरा, H2SO4 पे ऑर्थो पैरा, सेम रिएक्शन है भाई, सेम टू सेम। नेक्स्ट बात करते हैं अब रिएक्टिविटी की बात करें। एक तो हमारे पास ये साइड चेन है, और एक हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर हैलोजन है। एक हमारे पास मान लीजिए ये है, और एक हमारे पास मान लीजिए ये है। दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टुवार्ड्स किसकी तरफ, हमारा जो है किसी भी रिएक्शन की तरफ, हमें अच्छे से पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ, पहले हमने किसका किया था, एल्काइल और अराइल का, अब हम किसका कर रहे हैं, साइड चेन वाले हमारे जो हैलोजन है, और एक हमारा जो न्यूक्लियस हैलोजन है, जिसमें क्या है, डायरेक्ट न्यूक्लियस से हमारा हैलोजन अटैच है। इसके भी हमने रेजोनेंस बनाए थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा था रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लेस रिएक्टिव। लेकिन इसके केस में ऐसा कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। अगर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर इजिली क्या कर सकता है, इस क्लोरीन को रिमूव कर सकता है, जिससे इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। किससे भाई, इनसे, किसकी तरफ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। इसलिए जनरली साइड चेन हमारे हैलोजन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, बजाय कि न्यूक्लियस हमारे हैलोजन। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा पोर्शन खत्म होता है। कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स के बारे में, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश। ओके, थैंक यू।